Assalamu alaikum. Welcome to lecture 10 on electric circuit analysis 2. I'm Dr. Khuram Naveed, and today we are going to study complex power. But before going to that, let's first get a recap of the things that we have already gone through in chapter 11 in the previous week. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यहाँ से जहाँ पे we have this voltage source V of t, and we want to find out the power delivered by this source to this passive linear network, or this circuit that is composed of passive circuit elements. ठीक है, तो passive circuit elements कौन से होते हैं? resistor, capacitor और inductor. राइट, सो इस ये जो वोल्टेज एसी वोल्टेज सोर्स है, ये साइनोसॉइडल source होता है. So basically it is an oscillating source and we represent it using a sinusoid. और इसमें we have this amplitude, so it is oscillating with the frequency of omega, और इसका जो फेज है वो थीटा वी होता है. ठीक है, इसी तरीके से जो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट जनरेट होता है इन दिस जो इन दिस नेटवर्क, जो करंट फ्लो करता है वो करंट भी साइनोसॉइडल होता है बिकॉज इट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर. सो उसको भी हम एक साइनोसॉइड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. इस पर्टिकुलर केस में कॉस को साइन के थ्रू दोनों को रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है वोल्टेज सोर्स के की तरह के की जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा ही रहेगी, लेकिन करंट का जो फेज है उसको वो डिफरेंट होगा वोल्टेज के फेज से, और इसलिए इसको थीटा आई से डिनोट किया यहाँ पे हम करते हैं, और जो इसका एम्पलीट्यूड है उसको हम आई एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, राइट. सो फिर हमने जब इसकी जो वो पावर delivered by this source find किया था, तो firstly या to begin with हमने instantaneous power का relation find किया था, और उसमें हमने we basically multiplied both voltage and current, और उस multiplication का जब हमने देखा तो we ended up with this expression which had this DC part, ठीक है, जो कि constant है, and this oscillating part जो कि again if you look at it is an alternating part, alternating current part. so ये AC part है इसका. ठीक है, तो so ये जो DC part है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है डॉटेड लाइन में, और जो oscillating या sinusoidal part है वो ये रेड लाइन से यहाँ पे डिनोटेड है. ठीक है, तो instead of so this particular curve is oscillating around this value, ये जो constant value है जो कि यहाँ से आती है, instead of oscillating around 0, because ये चीज जो है ये इस साइनोसॉइड के अंदर ऐड हो रही है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो ऑफसेट है रेड लाइन से जो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, ये दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट. ठीक है, राइट. सो लेकिन जब हमने इस एक्सप्रेशन को फाइंड किया और इसको थोड़ा सा एनालाइज किया तो वी रियलाइज दैट दिस इज इनकंक्लूसिव. यहाँ से हम कोई एक नतीजा अखज नहीं कर सकते. तो इस वजह से हमने वी डिसाइडेड टू कंप्यूट एवरेज पावर इन वन टाइम पीरियड. ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी पावर डिसिपेट हुई है सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर जितनी भी पावर डिसिपेट हुई है, या इस सोर्स ने जितनी भी पावर डिलीवर की है इस सर्किट को, हमने एक टाइम पीरियड के अंदर हमने सोचा कि हम इसका एवरेज ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम एक हर टाइम पे डिफरेंट वैल्यू पावर की मेजर करें. तो जब हमने एवरेज लिया तो बेसिकली एवरेज जब आप लेते हैं यू एक्यूमुलेट द पावर इन वन टाइम पीरियड, और जब हमने इस पावर एक्यूमुलेशन के लिए, इस पावर को जमा करने के लिए we use this integral from 0 to capital T, और ये इंटेग्रल हमने लिया P of t का जो कि इंस्टेंटेनियस पावर है. ठीक है,
तो and when we do that we realized कि आपके पास जो ये टर्म है, this particular term will end up to be zero। और वो क्यों? क्योंकि जो एरिया है on the positive side और ऑन द नेगेटिव साइड दोनों एरियाज इक्वल हैं, लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट है। ठीक है, सो इस वजह से we will see that this particular term will vanish। ठीक है, जीरो हो जाएगा, इसका ओवरऑल जो इंटेग्रल है इसका वो जीरो हो जाएगा। जबकि ये जो टर्म है we saw that this term will come out as it is, so this is your average power। ठीक है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस टर्म को इस ये जो एवरेज पावर की एक्सप्रेशन है, दैट इज 1/2 इंटू वी एम इंटू आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, ये जो एवरेज पावर है इसको फेजर की फॉर्म में हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको फेजर की फॉर्म में डिनोट करने के लिए हमने यहाँ से शुरू किया। हमने क्या किया, हमने देखें, हमने इस टर्म को फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस टर्म को फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी सेलिएंट फीचर्स आप देख लें एक दफा। ठीक है, इसकी सेलिएंट फीचर्स क्या हैं कि इसमें ये 1/2 का फैक्टर है, वो हमने 1/2 का फैक्टर यहाँ ऐड कर दिया। फिर इसमें वी एम और आई एम जो हैं, जो कि मैग्नीट्यूड हैं करंट और वोल्टेज के, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने वोल्टेज और करंट के जो फेजर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे जब हम कॉस के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो फेज है वोल्टेज का और जो फेज है करंट का वो ऐड नहीं हो रहे, वो थीटा वी माइनस थीटा है। बेसिकली जो फेज है करंट का वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम द फेज ऑफ वोल्टेज। तो इस वजह से हमें बेसिकली यहाँ से देख के ये पता लगा कि जो साइन है फेज ऑफ करंट का थीटा आई का वो नेगेटिव है। तो इस वजह से हमने जो करंट का फेजर है उसको कॉन्जुगेट कर दिया। और कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, बट फेज जो है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो जब हमने ये किया तो जब हम इस तरह इसको लिखा तो इसको हम अगर हम इसके एक्सपैंड करें इसको तो हमें पता लगता है कि हम जो फेजर है वोल्टेज का, वी कैन राइट इट एज वी एम इंटू ई रेज टू पावर जे थीटा वी। और इसी तरीके से जो करंट का फेजर है वी कैन राइट इट एज आई एम, जो कि मैग्नीट्यूड है करंट का, इंटू ई रेज टू पावर जे थीटा आई। और क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट है करंट का तो यहाँ पे जो थीटा आई का जो साइन है वो नेगेटिव होगा, सो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा आई। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं तो उससे फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे जो जब हम इन दोनों फेजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसकी मैग्नीट्यूड्स हैं वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और वो बाहर आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे भी बाहर आ गई हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की बेस सेम है, दोनों कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की बेस ई है, तो जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी। और जब पावर्स ऐड होंगी तो we will end up with theta v minus theta i because theta i has negative sign। so इस particular so this was basically our objective। हम चाहते थे कि हमारे पास यही थीटा वी माइनस थीटा आई ही आए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आई है, आई का फेजर है, करंट का फेजर है, इसका कॉन्जुगेट लेने से हमारा ये मसला हल हो गया। अगर हम ये कॉन्जुगेट ना लेते तो यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। एनीवेज यहाँ पे क्योंकि हमने कॉन्जुगेट ले लिया है तो ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। और इसी तरह ये भी नेगेटिव है, तो ये भी आपको बताने के लिए था। राइट, तो इस एक्सप्रेशन को जो कि है
जो कि है 1/2 into Vm Im e raised to power j theta v minus theta I. We can write it in this form, or by expanding the Euler's identity, और इस तरीके से we can write it basically इस तरीके से। और अगर आप गौर से देखें, so this is nothing but the average power, ये जो है 1/2 into Vm Im cos theta v minus theta I, एग्जैक्टली यही चीज इसके रियल पार्ट में, इस क्वांटिटी का जो रियल पार्ट है एग्जैक्टली यही चीज है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है j इंटू 1/2 Vm Im साइन थीटा v माइनस थीटा है, तो वो इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सो इसको हम, इस पार्ट को वी कैन राइट इट एज 1/2 इंटू रियल पार्ट ऑफ the multiplication of phasor of voltage V into the complex conjugate of phasor of current I, ठीक है। तो इस since we this in this particular case we are so this part is relevant to us, so हम इस part को इस expression को इस तरह लिख लेते हैं in terms of phasors, ठीक है। तो राइट, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो हमने इस जो ये एवरेज पावर है इसको हमने फेजर की फॉर्म में यूं लिख लिया। सो दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फेजर ऑफ वोल्टेज एंड करंट बाय 1/2 into real part of V, that is phasor of voltage into I asterisk, that is I conjugate, that is conjugate of phasor of current, ठीक है जी। सो जब हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया, वंस वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस एवरेज पावर इन टर्म्स ऑफ फेजर्स, नाउ वी कैन मूव अहेड। और अब आगे जाते हैं, तो फिर हमने जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी एसी क्वांटिटीज हैं उनकी इफेक्टिव वैल्यू जो है वो उनकी रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। तो फिर हमने इसी वजह से जितनी भी क्वांटिटीज साइनोसॉइडल क्वांटिटीज थी हमारे पास, उन सबको हमने उनकी आरएमएस वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी वजह से हमने इस एवरेज पावर को भी उनकी आरएमएस वैल्यू में रिप्रेजेंट किया था, ताकि हमें पता लगे कि जो एवरेज पावर है इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इफेक्टिव वैल्यू को हमने कैसे डिनोट किया था, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ द एसी क्वांटिटी, ठीक है। जो भी एसी क्वांटिटी है उसका जो डीसी इक्विवेलेंट है वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू है। तो दूसरे लफ्जों में ये जो आरएमएस वैल्यू है, दिस इज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ द एसी क्वांटिटी, ठीक है। तो वोल्ट एवरेज पावर को आरएमएस में डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस 2 को इक्वल किया √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, और उन दो √2 में से एक √2 को हमने डिवाइड कर दिया Vm से, और दूसरे √2 को हमने डिवाइड कर दिया Im से, और इस वजह से वी कैन राइट दिस Vm डिवाइड बाय √2 एज Vrms, जो कि हमने उस लेक्चर में देखा था कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, जब आप वो कंप्यूट करते हैं तो एसी क्वांटिटी को आप √2 से डिवाइड करते हैं, तो यू एंड अप विद दैट आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से जो करंट है उसके मैग्नीट्यूड को भी हम √2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास करंट के मैग्नीट्यूड का भी आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एंड देन ये cos थीटा v माइनस थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। राइट, सो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप गौर करें तो राइट, सो मे बी आई हैव या इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप गौर करें तो ये जो एक्सप्रेशन है Vrms इंटू IRms, या दूसरे लफ्जों में वोल्टेज इंटू करंट, ये कुछ
मतलब कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमने कुछ देखी भाली सी लग रही है। अगर आपको याद होगा डीसी सर्किट्स के अंदर जो पावर थी P वो थी V वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। और यहाँ पे डीसी जो है दोनों करंट और वोल्टेज के साथ इसलिए लिखा हुआ मैंने कि आपको ये ध्यान में रहे कि यहाँ पे हम डीसी सर्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डीसी सर्किट्स के अंदर जो पावर का एक्सप्रेशन था दैट वाज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। सो इट मीन्स सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि आरएमएस वैल्यू डीसी इक्विवेलेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस कैन बी सीन एज अ डीसी इक्विवेलेंट ऑफ द एसी पावर, राइट। सो बात को समझने की कोशिश करें। व्हाट आई एम सेइंग इज सिंस आरएमएस वैल्यू इज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ द एसी क्वांटिटी, और वो एसी क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज और करंट। तो वी आर एम एस जो है वो डीसी इक्विवेलेंट है वोल्टेज की मैग्नीट्यूड का या वोल्टेज का, ठीक है। और आई आर एम एस क्या है, वो डीसी इक्विवेलेंट है करंट, एसी करंट का, ठीक है जी। सो तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन से द रिजल्टिंग पावर इज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ द एसी सर्किट्स। और तो जो ये डीसी पावर है, जो डीसी सर्किट्स में जो पावर फाइंड करते हैं, ये वाली जो पावर है ये इसकी इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, उस जैसी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अपेरेंट पावर कह देते हैं। अब अपेरेंट पावर क्यों कहते हैं ये आपको आगे जाके क्लियर होगा। अपेरेंट पावर इसलिए कहते हैं कि ये एक्चुअल पावर नहीं है, लेकिन अपेरेंटली हमें लगता है कि ये ही पावर होगी, ठीक है। सो और एक्चुअल पावर में और अपेरेंट पावर में क्या फर्क है। एक्चुअल पावर में ये एक एडिशनल फैक्टर है cos थीटा v माइनस थीटा है। ये वाला फैक्टर जो है ये क्यों आता है इसको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये फैक्टर एक्चुअली जो वैल्यू है पावर की उसको चेंज कर देता है। इस वजह से एक्चुअल पावर डिफरेंट होगी, बट अपेरेंटली जो पावर है, जो पावर होनी चाहिए वो बेसिकली वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होनी चाहिए व्हेन वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डीसी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस वजह से वी कॉल इट अपेरेंट पावर, सही है। तो आपको बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए कि इसको अपेरेंट पावर हम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि जी ये जो फैक्टर है ये क्या है और ये क्यों है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम अपेरेंट पावर को थोड़ा सा अपने दिमाग में ज़्यादा और तरीके से नक्श कर लेते हैं। सो अपेरेंट पावर को हम इस कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और इसको दिस इज बेसिकली वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। सो वी कैन सेपरेट दिस पार्ट from this factor and we can write it here. So और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज डीसी पावर इक्विवेलेंट इन एसी सर्किट्स, ठीक है। और ये चीज़ जाहिर है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमने लास्ट लेक्चर में जब हम इफेक्टिव वैल्यू पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डीसी इक्विवेलेंस देखना शुरू की थी एसी सर्किट्स की, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एसी सर्किट्स यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ डीसी सर्किट्स, ठीक है। तो सो ये बेसिकली इक्विवेलेंस हमने वहां से ड्रॉ करना शुरू की थी। तो यहाँ भी हम वही तकरीबन उसी तरह सोच रहे हैं, उसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं एसी पावर को इन टर्म्स ऑफ डीसी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो एस जो है दैट इज योर अपेरेंट पावर, ठीक है। और इस अपेरेंट पावर को जब आप यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस को एस से रिप्लेस कर देते हैं, knowing that S is equal to VRMS into IRMS, तो this expression, this particular expression changes to this particular expression, और इसमें ये cos theta v minus theta है जो है, this is a factor that is changing the actual that is responsible for changing द पावर, एक्चुअल पावर, ठीक है। तो जो एसी सर्किट्स के अंदर पावर है वो एक्चुअल पावर है, वो पी है, ठीक है। और वो पी जो है वो एस के इक्वल नहीं है। वो एस के इक्वल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ये फैक्टर कहाँ से आता है अब इसके बारे में थोड़ा सा
देखते हैं ये फैक्टर कहाँ से आता है, क्योंकि अपेरेंटली जो हमारा नॉलेज हमें बताता है वो तो ये बताता है कि पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ही होनी चाहिए एसी सर्किट्स में, क्योंकि डीसी सर्किट्स में वो पावर जो है वो वोल्टेज और करंट की जो इफेक्टिव वैल्यूज हैं, और वहां पे तो ज़्यादा इफेक्टिव वैल्यू वही वैल्यू होगी जो डीसी वैल्यू है, उनकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे उनकी जब इफेक्टिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं वो एक्चुअल पावर नहीं है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर cos theta v minus theta I actually changes the power, the once we multiply it with the apparent power, it the overall value of the actual power changes। इसको इसीलिए हम एक्चुअल पावर या रियल पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से आया। सो इस फैक्टर को हम कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट पावर एंड द एवरेज पावर, ठीक है। और एवरेज पावर वो पावर है जो कि एक्चुअली एसी सर्किट डिसिपेट कर रहा है। अपेरेंट पावर वो पावर है जो कि हम समझते हैं कि एसी सर्किट को डिसिपेट करनी चाहिए, ठीक है। और वो क्यों वो वाली एक्चुअल पावर अपेरेंट पावर डिसिपेट नहीं कर रहा, और क्यों वो पावर पी डिसिपेट कर रहा है या वो अब्सॉर्ब कर रहा है, उसके ऊपर अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सो दिस cos थीटा v माइनस थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। और ये कहाँ से ये चीज आती है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। एसी सर्किट्स के अंदर जो करंट है और वोल्टेज है उनमें फेज डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू सम रीजन, और वो जो फेज डिफरेंस है उसकी वजह से ये cos थीटा v माइनस थीटा आई की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है पावर के अंदर। और उस टर्म ये टर्म जो है एक जो पावर अपेरेंट पावर है उसको चेंज करके कुछ और बना देती है, जिसको हम एक्चुअल पावर या एवरेज पावर कहते हैं पी, ठीक है। तो अब ये फेज डिफरेंस आता क्यों है? फेज डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, ठीक है। क्योंकि जब आप कैपेसिटर को के अक्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट करते हैं तो इट इट नेचुरली क्रिएट्स अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इसी तरीके से इंडक्टर भी यही काम करता है। लेकिन जो रेजिस्टर है वो एसी सर्किट एसी सोर्सेज या करंट और वोल्टेज, एसी करंट और एसी वोल्टेज के दरमियान उन उसका फेज सेम रहता है। इसी वजह से रेजिस्टर के केस में जब थीटा वी और थीटा आई इक्वल होंगे तो ये जो टर्म है थीटा वी माइनस थीटा आई ये जीरो हो जाएगी, और जीरो कॉस जीरो जो है वो वन होता है। तो रेजिस्टर के केस में अगर आपका जो सर्किट है उसमें सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं और आप उसको एक एसी सोर्स से उसको चला रहे हैं, तो उसमें अपेरेंट पावर और एवरेज पावर इक्वल होंगे, क्योंकि उसमें फेज डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज और करंट में। और जो फेज डिफरेंस है वो अगर नहीं होगा तो ये जो कॉस्ट की टर्म है, ये जो पावर फैक्टर है, ये वन हो जाएगा, ठीक है। और ये जब वन हो जाएगा तो आपके पास पी और एस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो वो जो हमारा हाइपोथेसिस था कि हम ये समझ रहे थे कि पावर जो है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होनी चाहिए, क्योंकि वी आर एम एस वोल्टेज की इफेक्टिव वैल्यू है और आई आर एम एस करंट की इफेक्टिव वैल्यू है, वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस खत्म हो जाएगा करंट और वोल्टेज के दरमियान। बट अगर आपके सर्किट के अंदर एक भी कैपेसिटर या इंडक्टर मौजूद है या कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर इंडक्टर का या कॉम्बिनेशंस हैं, तो तब जाहिर है देयर विल बी सम फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और उस फेज डिफरेंस की वजह से we will have this factor, and this factor will result in um, um, this different average power or actual power in AC circuits, right? So ये मेरे ख्याल से काफी हमने इसको खोल के देख लिया और समझ लिया, राइट। तो अब हम थोड़ा सा इम्पिडेंस को देखते हैं। इम्पिडेंस का ये फेजर है जी। इसको मैंने पेन से, जो ये कंप्यूटर में पेन होता है इसके थ्रू इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं इसको बोल्ड करना जब मैं नोट्स बना रहा था तो मैं इसको बोल्ड करना भूल गया था। तो जो इसका ये फेजर है इम्पिडेंस का, ये इक्वल होता है
the ratio between it is basically the ratio between the phasor of voltage and the phasor of current. तो जब आप phasor of voltage को अंडर रूट 2 से डिवाइड करते हैं और phasor of current को अंडर रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी कैन राइट दिस V, capital V, or the phasor of voltage as RMS ऑफ द फेजर ऑफ वोल्टेज, वी आर एम एस के तौर पे हम लिख सकते हैं इसको। और ये V जो है अगेन इट इज द फेजर ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और वी आर एम एस जो है वो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे सो दिस अंडर रूट टू विल बी will become part of this new phasor, और उसमें होगा क्या, it will basically divide the amplitude of the और magnitude of the phasor of voltage। तो आपके पास Vm divided by under root 2 हो जाएगा, और Vm divided by under root 2 बेसिकली हम पहले देख चुके हैं, अगर यहाँ से आपको याद हो तो Vm divided by under root 2 जो है वो जी यहाँ से Vm divided by under root 2 जो है वो VRMS होता है। इसी तरीके से Im डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 जो है वो IRMS होता है, जो कि मैग्नीट्यूड की RMS वैल्यू है, ठीक है। सो इसमें फर्क है, ये मैग्नीट्यूड की RMS वैल्यू है, वोल्टेज की मैग्नीट्यूड की RMS वैल्यू है, और ये करंट की मैग्नीट्यूड की RMS वैल्यू, जबकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये जो RMS वैल्यू है ये फेजर की RMS वैल्यू, और इस फेजर की RMS वैल्यू में एक ही चीज चेंज होती है, मैग्नीट्यूड की RMS वैल्यू। मैग्नीट्यूड की वैल्यू की जगह उसकी RMS वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो उसका जो फेजर बनता है RMS की RMS मैग्नीट्यूड से उसको हम फेजर का RMS कहते हैं, ठीक है। आई होप ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, राइट। सो इसी तरीके से IRMS जो है उसको वो इस चीज़ के इक्वल होगा अगेन। तो जब हम इस इन आरएमएस इस आरएमएस और वोल्टेज के आरएमएस और करंट के आरएमएस को इस फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में, जहाँ पे वोल्टेज और करंट की के जो रूट मीन स्क्वेयर्ड मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे और फेजेस जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमें पता लगता है कि ये जो इम्पिडेंस है इस ये जो है this is basically responsible for this factor cos theta v minus theta है, ठीक है। और ये इम्पिडेंस जो है इसके अंदर ही कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका सोर्स के अंदर सॉरी आपके सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर हैं तो आपके जो करंट और वोल्टेज है उसमें फेज डिफरेंस आ जाएगा, और इवेंचुअली यू विल एंड अप विद सम सॉर्ट ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ से वो बात वेरीफाई हो जाती है कि जो इम्पिडेंस है उसके अंदर ये थीटा वी माइनस थीटा आई है। तो जब करंट गुजरेगा थ्रू द इम्पिडेंस, सो तो दैट इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपका इंस्टेंस आपका जो करंट है और वोल्टेज है वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। उस आउट ऑफ फेज होने की वजह से या उस फेज डिफरेंस की वजह से वी विल गेट दिस फैक्टर कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, जो कि यहाँ पे आपको इम्पिडेंस के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर दिस इम्पिडेंस, ठीक है, राइट। सो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर की, ठीक है। तो अभी तक हमने रिकैप किया है पिछले कॉन्सेप्ट्स को, बट इसको रिकैप ना समझें, उसको यूं समझें कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स पावर को समझना है सही तरीके से तो हमने वो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स थे we basically need those concepts, ठीक है। so that's why I have given you a full recap of the previous concepts, ठीक है। और सिर्फ उन चीजों को टच किया जो कि कॉम्प्लेक्स पावर से रेलेवेंट है, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर की। कॉम्प्लेक्स पावर को हम डिनोट करते हैं यूजिंग दिस कैपिटल एस। यहाँ पे अपेरेंट पावर की हमने बात की थी, जो कि हमने कैपिटल एस से डिनोट किया था, लेकिन ये बोल्ड में नहीं है। कॉम्प्लेक्स पावर जो है अगेन इट इज कैपिटल एस बट ये बोल्ड में होगा, ठीक है। तो इट इज बेसिकली इक्वल टू the multiplication of RMS of phasor of voltage or with RMS of phasor of current, but in this case we have the phasor of current is in
complex conjugate form. So basically we multiply the VRMS into conjugate of IRMS, right? So ये क्यों करते हैं, पहला सवाल, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पावर को तो पावर के लिए तो एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है, और वो एक्सप्रेशन ये है P। इसको हमने फिर पेरेंट पावर की टर्म्स में भी डिनोट कर दिया, बट हमारे ख्याल से तो हमने पावर को एक उसके लिए रिलेशन फाइंड कर लिया। तो फिर हम ये क्यों करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि राइट, सो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कॉम्प्लेक्स पावर की, जो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आप होपफुली जैसे जैसे ये लेक्चर आगे जाएगा आपको मिल जाएगा। अम, अ, ये जो कॉम्प्लेक्स पावर है, अगर आप इसको गौर से देखें, दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ दिस अपेरेंट पावर। अगेन अपेरेंट पावर को हम बड़े डिटेल में अभी हमने समझ भी लिया है, देख भी लिया है कि अपेरेंट पावर इज द पावर दैट वी थिंक फॉर एसी सर्किट, ठीक है। ये एक्चुअल पावर नहीं है, बट ये वो पावर है जो कि हमें समझ आती है कि ये होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने जनरलाइज किया है इन कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है। और इस जनरलाइजेशन का फायदा ये है, जहाँ पे वो जो दूसरा सवाल है कि जरूरत क्यों पड़ती है, उसका फायदा ये है इस जनरलाइजेशन का कि नाउ वी हैव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द पावर डिलीवर्ड टू पावर डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स टू द सर्किट, ठीक है। तो वो जो ओवरऑल पावर है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसका रियल पार्ट होता है जिसको हम एवरेज पावर कह देते हैं, एवरेज पावर पी, जिसको हमने डिफरेंट तरीकों से डिनोट किया हुआ यहाँ पे। फिर हमने आरएमएस वैल्यू में डिनोट कर दिया, फिर अपेरेंट पावर की फॉर्म में डिनोट कर दिया। तो वो जो ओवरऑल पावर है एसी सर्किट को जो मिल रही है, सॉरी जो कि सर्किट को मिल रही है फ्रॉम द एसी सोर्स, वो ओवरऑल पावर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे है, ये तो आपको अभी तक समझ आ गई होगी। ये चीज जब आप VRMS और IRMS को लिखेंगे, इसके फेजर्स की एक्सप्रेशन को मैग्नीट्यूड और फेज की टर्म में लिखेंगे, तो यू विल गेट दिस e रेज टू पावर j फाइ थीटा v माइनस थीटा आई टर्म, जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं ये काम यहाँ पे। जब हम थीटा वी आई को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को आप अभी इग्नोर कर दें, जब हम वी और आई को अगेन 1/2 को इग्नोर ना करें, 1/2 को यूं समझें कि जो 2 है जो डिवाइड हो रहा है वो अंडर रूट 2 इससे डिवाइड हो गया और अंडर रूट 2 इससे डिवाइड हो गया। सो वी हैव दिस v इज द VRMS, और i जो है वो IRMS है। तो जब हम इनके v और v को i के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे एक ये चीज हमें मिलती है, जो कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म, और यहाँ पे Vm की जगह VRMS हो जाएगा, Im की जगह IRMS हो जाएगा, and then you will end up with this term, 1/2 VRMS IRMS e raised to power j theta v minus theta i, और इस टर्म को e raised to power j theta v minus theta i को हम cos theta v minus theta i plus j sin theta v minus theta i लिख सकते हैं। और क्योंकि 1/2 VRMS इंटू IRMS मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस केस में VM IM है, लेकिन इस केस में VRMS IRMS हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास विल एंड अप दिस विद दिस representation, and obviously 1/2 जो है ना, it will become part of the V and I, ठीक है। so ये जो complex power है, as you can see, it has two parts. First part is the real part, and the second part is the imaginary part, right? so पहला जो जवाब हमें मिला है अभी तक कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है,
क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड पावर इन टर्म्स ऑफ एवरेज पावर। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि वी वांट टू हैव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट। ठीक है। आगे आप जाके देखेंगे कि ये बात वहीं पे आगे रुक जाती है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पावर, दिस रिलेशन इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल power delivered to the circuit, and how we can um, right, visualize the power delivered to the circuit element। और फिर जो circuit element है, अगेन हमने प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं, अगर आपको याद हो, वो पावर डिसिपेट नहीं करते, वो जीरो पावर डिसिपेट करते हैं। तो सारी की सारी जो पावर है वो आपका रेजिस्टर डिसिपेट कर रहा होता है। इसी वजह से आपके पास यू एंड अप विद दिस रियल पार्ट इन एज एवरेज पावर हेयर। सो इसको भी देखेंगे कि ये वाला जो टर्म, ये वाला जो फैक्टर है, या ये वाली जो टर्म है, इसका क्या रोल है पावर में, जो कि कॉम्प्लेक्स पावर का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, राइट। सो इसको समझने के लिए वी राइट जी इन टर्म्स ऑफ इट्स वोल्टेज एंड करंट फेजर्स। और फिर हम जब आगे जाते हैं तो वी सी दैट कि हम कॉम्प्लेक्स पावर को वी कैन डिनोट इन टर्म्स ऑफ द इम्पिडेंस। ठीक है। और इम्पिडेंस की टर्म में डिनोट करने के लिए, अगर मैं, क्योंकि z इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई आई आर एम एस इंटू थीटा वी माइनस थीटा है, और ये चीज हम देख चुके हैं यहाँ पे ये देखें, z इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई आई आर एम एस इंटू थीटा वी माइनस थीटा है। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट वी रियलाइज्ड कि ये जो फैक्टर है cos थीटा वी माइनस थीटा है, या ये जो पावर फैक्टर है, दिस इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस इम्पिडेंस। सो हम ये चीज हम पहले से ही देख चुके हैं कि ये z जो है ना वो इस रिलेशन के इक्वल है। अब हम चाहते ये हैं कि वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स पावर इन टर्म्स ऑफ z। ठीक है। ओम्स लॉ के को देखना चाहते हैं कि उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस z को मल्टीप्लाई करें आई स्क्वेयर आर एम एस से, जो कि मैग्नीट्यूड है करंट का, तो ये आई आर एम एस और एक आई आर एम एस यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस थीटा वी माइनस थीटा है। और ये क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू थीटा वी माइनस थीटा है। दिस इज नथिंग बट दिस कॉम्प्लेक्स पावर, बिकॉज ये जब आप इसको फेजर की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी VRMS phasor of RMS value of the phasor of voltage into conjugate of the RMS value of phasor of current। इसका मतलब है we can represent this complex power in terms of impedance like this, we can by as a multiplication of um, RMS value of current into into the impedance Z। ठीक है। अब हमें पता है कि Z जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। रियल पार्ट जो है वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स एंड ऑल द रेजिस्टिव कॉम्बिनेशंस इन द सर्किट, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज ड्यू टू द इंडक्टर्स एंड द कैपेसिटर्स, राइट। तो so this is the imaginary part or reactive part, and this is the right, this is the reactance। ठीक है। और this is the resistance। ठीक है जी, जो कि आपके इम्पिडेंस के दो पार्ट्स हैं। जब हम इस एक्सप्रेशन में z की ये वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि वी हैव दिस सिचुएशन। ठीक है। और फिर जब हम आई आर एम एस को मल्टीप्लाई करते हैं r के साथ, तो हमें पता लगता है कि जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू द रियल पार्ट। ठीक है। और जो this, if you look at it, is an equivalent of the power delivered to a resistive circuit। ठीक है। और ये जो है
ये रिएक्टिव पावर है, ठीक है। तो ये रियल पावर है, इसको हम फिलहाल इस पार्ट को रियल पावर कहते हैं। और इस क्योंकि हमें पता है रियल पावर जो है वो एवरेज पावर की इक्वल होती है, तो हम उसको P से डिनोट करते हैं। और इस पावर को अभी तक हमने इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं देखी, तो इस पावर को हम कह देते हैं रिएक्टिव पावर, क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स जो कि कप कैपेसिटर और इंडक्टर्स की वजह से अ, ये पावर हमें यहाँ पे मिली है, ठीक है। सो इसको हम रिएक्टिव पावर कह देते हैं। सो वी हैव दिस S दैट इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, राइट। फिर हम राइट, सो इस एक्सप्रेशन से हमें पता लगता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स पावर है, इसके अंदर एक तो दिस वन इज द एवरेज पावर और दिस वन इज द रिएक्टिव पावर। अब हम देखते हैं, अब हमें पता है एवरेज पावर क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रिएक्टिव पावर क्या चीज़ है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो P is the average power as you can see here, and Q is the reactive power, और उसकी जो एक्सप्रेशन है वो हम यूं लिख सकते हैं फ्रॉम हेयर। ये जो पार्ट है ये Q के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से अगर आप गौर से देखें, सो यू विल रियलाइज this part is nothing but the measure of energy exchange due to reactive parts of the load, ठीक है जी। so so these reactive parts, capacitor or inductor, these parts basically uh, when source delivers some power to them, these react to that power, and these parts transfer the same power back to the source, and as a result the overall power dissipated by these circuit elements is zero, ठीक है। बट ये जो पार्ट है, ये जो Q है, ये ये उस पावर का मेजर है जो कि सोर्स दे रहा है कैपेसिटर और इंडक्टर को, और कैपेसिटर और इंडक्टर उसके हिसाब से रिएक्ट करके वही पावर वापस भेज रहे हैं सोर्स को, ठीक है। सो ये जो पार्ट है, ये जो पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, मतलब कि दिस इज नॉट एक्चुअली द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट, बट दिस इज द मेजर ऑफ reaction of the capacitors or inductors to the power delivered by the source, ठीक है। इसी वजह से इसको वोल्ट एम्पेयर्स में मेजर नहीं किया जाता, इसको वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव में मेजर किया जाता है। इसका जो यूनिट है वो VAR है, VA नहीं है। जबकि आपको ये जो अपेरेंट पावर है, इसका जो यूनिट है, ये जो अपेरेंट पावर इसका यूनिट है वोल्ट एम्पेयर। लेकिन जो ये जो रिएक्टिव पावर है, इसका यूनिट वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव है, सही है। सो रिमेंबर दिस होल पार्ट विल दिस बेसिकली पावर डिसिपेट नहीं है, ये पावर ये रिएक्टिव पावर है, राइट। सो इस टर्म को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और ये जो पार्ट P है, अगेन ये हमें पता है दिस इज द एक्चुअल पावर डिसिपेटेड बाय द लोड, और लोड में सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट जो है वो पावर डिसिपेट करता है। जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो पावर को अब्सॉर्ब नहीं करते, राइट, ठीक है जी। तो अब मजीद Q का क्या, मजीद जो ये Q है रिएक्टिव पावर, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सो लेट्स लुक एट दैट। सो जब Q 0 होगा, इसका मतलब है कि आपका जो लोड है वो ऑल रेजिस्टिव है, मतलब उसमें कोई रिएक्टिव एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर जो लोड जो है, सॉरी, अगर Q लेस देन 0 है, राइट, पहले इसको देख लेते हैं ये रेजिस्टिव क्यों होगा। जब Q 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो लोड है वो ऑल रेजिस्टिव है। और जब ऑल रेजिस्टिव लोड होगा, जैसे हमने पहले बात की है कि जब रेजिस्टिव सर्किट है आपका, जिसको आपका सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, वो सिर्फ उसमें रेजिस्टर है, तो फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जो है वो जीरो हो जाता है। इसकी वजह से
पावर फैक्टर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे Q 0 होने का मतलब ये है कि आपका पावर फैक्टर 1 है, ठीक है। और जब Q लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि जो आपका लोड है उसमें सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें मतलब रेजिस्टर एंड कैपेसिटर लगे हुए हैं और करंट जो है उसमें लीड करेगा, ठीक है। और अगर Q जो है वो Q इज ग्रेटर देन 0 है तो उसमें लोड में इंडक्टर प्लस रेजिस्टर लगे हुए हैं या इंडक्टर है सिर्फ, तो इस केस में करंट जो है वो लैग करेगा, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग कि जनरली वी अस्यूम दैट वोल्टेज इज ऑलवेज लीडिंग एंड करंट इज ऑलवेज लैगिंग, ठीक है। हम ये समझते हैं कि जो फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, उसमें जो वोल्टेज है वो आगे है और करंट जो है वो उसके पीछे है, फेज उसका कम है, उससे उससे लैग कर रहा है वो, ठीक है। तो पहले वोल्टेज आ जाए मूव करेगा, फिर उसके पीछे पीछे जो साइनोसॉइड है करंट का वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज हाउ वी हैव जो ये पूरा सर कोर्स है हम इसको इस तरीके से इस कन्वेंशन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर करंट लीड करने लग जाए और वोल्टेज लैग करे तो उस केस में हम जो फेज है उसका एंगल नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। तो करंट इस केस में जो कैपेसिटिव लोड है, इस केस में कैपेसिटर जो है वो जो फेज डिफरेंस क्रिएट करता है उसमें करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। इस वजह से हम जो ओवरऑल फेज डिफरेंस है थीटा वी माइनस थीटा है उसका एंगल नेगेटिव रखते हैं। इस बात को ज्यादा आगे से बेहतर तरीके से भी हम देख लेंगे। लेकिन तो कैपेसिटर तो लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब है कि जो पावर फैक्टर जो एंगल है वो नेगेटिव है पावर फैक्टर का, ठीक है। राइट, सो जब Q जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो लैगिंग पावर फैक्टर है, मतलब वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग। राइट, सो अब समरी देख लेते हैं आज के लेक्चर की। हमने कॉम्प्लेक्स पावर पढ़ा है अभी, और कॉम्प्लेक्स पावर जो है इट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द फेजर ऑफ वोल्टेज इनटू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द फेजर ऑफ करंट, राइट। ओके, और इसको फिर हमने वी फाउंड आउट कि जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द पेरेंट पावर, और उस तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स पावर का जो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द पेरेंट पावर, राइट। सो रियल पावर जो है उस वो होगी आपकी रियल पार्ट इसका कॉम्प्लेक्स पावर का, और रिएक्टिव पावर जो होगी वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। और पावर फैक्टर जो है वो डिवाइडेड रेशियो होगी बिटवीन पी एंड एस, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट फाइनल कॉन्सेप्ट जो कि आपके जहन में होना चाहिए कि ये जो तीन डिफरेंट तरह की पावर्स हमने पढ़ी हैं ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं, या इनके अंदर दे हैव मतलब कि जो उनका रिलेशन है बिटवीन कॉम्प्लेक्स पावर, एवरेज पावर और रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर भी, ये सारी इनका जो रिलेशन है वो इस ट्रायंगल से आप देख सकते हैं। तो assuming that you have this arrow denotes the real power, again real part को denote कर रहा है तो real axis के across ये line है, और this line denotes your reactive power, ठीक है। तो उस केस में अगर ये रियल है और ये इसकी रिएक्टिव पावर को डिनोट कर रहा है, क्योंकि रिएक्टिव पावर ये जो लाइन है, क्योंकि इफ यू एज यू कैन सी इट इज अलोंग दिस इमेजिनरी एक्सेस, सो ये रिएक्टिव पावर को डिनोट कर रहा है। तो इस केस में ये जो हाइपोटेन्यूस है ये जो लाइन है ये दिस लाइन विल डिनोट द कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है। और इन केस आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है या पावर फैक्टर लीडिंग है, उस केस में ज़ाहिर है आपकी जो रिएक्टिव पावर होगी उसका जो साइन है वो नेगेटिव होगा। इस केस में जो रिएक्टिव पावर है वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस की तरफ होगी, और उस केस में ये जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो इस
इस लाइन जो ये अगेन एस डिनोट हो रहा है यहाँ पे, ये लाइन आपकी कॉम्प्लेक्स पावर डिनोट करेगी, राइट। और इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो बेसिकली दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर इज अपीरेंट पावर, सही है। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, so this length of this line in the magnitude of this line, क्योंकि फेज भी है इस लाइन के साथ और इसकी एक मैग्नीट्यूड भी है, सो मैग्नीट्यूड है वो पेरेंट पावर होगी, ठीक है, राइट। सो अभी हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर। सो हमारे पास वी हैव दिस वोल्टेज, the voltage, this example where the voltage across a load is V of t, and the current through the element in the direction of voltage drop is I of t, जो कि ये है। Find A the complex power and the apparent power, B the real and reactive power, and C the power factor of the load impedance, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं A से। हम पहले कॉम्प्लेक्स पावर और अपेरेंट पावर फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पावर तो जो आपका कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड करने के लिए पहले हमें इनके फेजर लिखने पड़ेंगे। तो फेजर जो है वो बड़ा आसान है। मैग्नीट्यूड और एंगल को हम अलग कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड 60 है, एंगल -10 है वोल्टेज के केस में जो फेज है बेसिकली, और करंट के केस में मैग्नीट्यूड 1.5 है और फेज जो है वो 50 है। और फिर हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर में एज यू कैन सी हियर आरएमएस वैल्यूज चाहिए होती है हमें फेजर्स की। तो आरएमएस वैल्यू फेजर की फाइंड करने के लिए हम मैग्नीट्यूड्स को √2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों मैग्नीट्यूड्स को करंट और वोल्टेज के केस में। तो वी विल एंड अप विद दिस वी आरएमएस एंड आई आरएमएस। फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वी आरएमएस और आई आरएमएस के कॉन्जुगेट को, एंड देन वी फाइंड आउट दिस फाइनल वैल्यू फॉर द कॉम्प्लेक्स पावर, जिसकी मैग्नीट्यूड 45 है और एंगल जो है वो या फेज जो है वो -60 है, और इसको मेजर करते हैं वोल्ट एम्पेयर्स में, राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होती है एवरेज पावर की, वो पेरेंट पावर होती है। तो 45 जो है वो पेरेंट पावर होगा। और फिर हम आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। कॉम्प्लेक्स पावर को हमें फाइंड क्या करना है पहले ये देख लेते हैं। हमने रियल पार्ट और रियल एंड रिएक्टिव पावर्स फाइंड करनी है। तो रियल पावर तो आपकी एवरेज पावर होगी, तो और रिएक्टिव पावर जो है वो आपकी Q है। तो बजाय इसके कि हम दोबारा से वो सारा सोल्यूशन करें, इस वैल्यू को हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम 45 इंटू कॉस -60 और 45 इंटू साइन जे साइन -60 करेंगे। तो विल एंड अप विद दिस वैल्यू, और जिसमें 22.5 जो है ये एवरेज पावर है या रियल पावर है, और 38.97 जे 38.97 जो है वो रिएक्टिव पावर है, राइट। ऑब्वियसली नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये आए कि पावर, और नेगेटिव क्यू का मतलब ये है कि जो आपका पावर फैक्टर है वो लीडिंग है, ठीक है, राइट। सो फिर हम पावर फैक्टर पे आते हैं, और पावर फैक्टर जो है वो cos -60 है। पावर फैक्टर बेसिकली होता है थीटा, cos थीटा v माइनस थीटा है। तो थीटा v यहाँ से है -10, एज यू कैन सी हेयर, theta I is 50. So theta v minus theta I is -10 plus -50, right? So sorry, -10 -50, right? So तो ओवरऑल जो फेज है वो -60 है, और -60 cos -60 जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे, यू विल फाइंड आउट कि इट इज इक्वल टू 0.5 एंड इट इज लीडिंग। दैट मीन्स कि जो करंट है दैट इज लीडिंग, राइट। और और इस तरीके से जो पावर है रिएक्टिव पावर नेगेटिव है, तो जो लोड इम्पिडेंस है जी वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।